इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करो। राइट। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप आनंद में होंगे तो आप दुनिया को आनंद दे सकते हो। आप खुशी में रहो, आप आनंद में रहो, आपका प्रगति हो। जब अगर प्यार भी देना है लोगों को तो आपके पास प्यार होना चाहिए। सही बात है। अगर आपके पास प्यार है ही नहीं तो आप कैसे देंगे? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोग के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बेहद इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी मौजूद हैं। मेरे लिए भी ये गुरु के समान हैं, मेंटर हैं। काफ़ी कुछ मैं इनसे पिछले 3-4 सालों से सीख रहा हूँ। ये पद्मश्री हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन और उससे भी बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशंस करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम पद्मश्री श्री गणपत भाई पटेल। थैंक यू YSR फॉर इनवाइटिंग मी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप हेल्दी माइंड होना हेल्दी बॉडी से भी ज़्यादा जरूर है। जी दादा। और आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। थैंक यू। बड़े से बड़े सर्जन है वैसे तो। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। सो दादा, हमें तो आपकी स्टोरी काफ़ी डिटेल में पता है, बट आज बहुत सारे यंग जनता भी हमारे इस शो से जुड़ी है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप अपनी जर्नी एक शॉर्ट में बता सकें कि कैसे जूनागढ़ के गांव से निकल करके अमेरिका में पैट पटेल, ये जर्नी किस तरीके से रही, कुछ लेसन्स आप उसमें से शेयर कर सकें। जर्नी तो वैसे मैंने बनाई नहीं है, लेकिन इसके क्रेडिट हमारे सोसाइटी में क्या है कि जब छोटा बच्चा का जन्म होता है ना, तो छठी होती है ना, छठी 6th डे जी, तब विधि आती है और विधि आपका जीवन लिखती है कि आपके क्या क्या होने वाला है। अच्छा। तो जो भी ये विधि थी और जो भी उसने लिखा है मेरे जीवन में क्या होने वाला है जी। उसको मैं मिलना चाहता हूँ। उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी है और फिर बन गई, और आई हैपन टू बी देयर टू विटनेस द कहानी। सो कहानी कोई मैंने बनाई नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है, वो ब्लेसिंग के रूप में आपको मिली। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्लेसिंग कदाच कर्म की थियरी पर हो सकती है और होती है। हाँ, वो कर्मणे वाले का रास्ते, और थोड़ा कर्म करो तो उसका रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा कर्म करो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, और फिर ज़्यादा कर्म करो और भी रिजल्ट मिलेगा। और लाइफ ऐसी है कि आप सीखते जाओ और करते जाओ। कृष्णा तो है ही, वो तो बोलता है कि भाई मैं मानता हूँ कि मेरा काम हो रहा है और तू कर रहा है। राइट। वो कर रहा है तो कृष्ण ही है। राइट। और मेरा काम हो रहा है। राइट। आई एम अ पॉजिटिव थिंकर। जी। जब भी कोई छोटी चीज़ मैं देखता हूँ जीवन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें फ़ायदा कितना है, उसमें लॉस कितना है, मैं नहीं देखता। अगर मुझे 1% चांस सफल होने का मिलता है तो मैं उसको शामिल हो जाता हूँ कि मुझे एक काम करना है, क्योंकि 1% सफल होने का चांसेस है। राइट। आई वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड बुराव इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। ओके। मेरे 5 भाई बड़े थे, 5 बहनें थी, बढ़िया फैमिली था। थोड़ी ज़मीन थी हमारे पास, 5-6 भैंस काऊ बफेलोस थी, और 4 बरद थे, वो बरद ऑक्स होते फार्मिंग के लिए। यस। तो वो हमारी जायदाद थी। हम हमारी भैंस को पास चलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हम पैसे वाले हैं, क्योंकि हमारी मिल्कत है। ट्रू। हमारा बरद देखते थे तो ऐसा लगता है हमारा बरद कितना अच्छा है। उसके जाके हम बाजू में जाके उसको शाबाशी देते थे कि वो हमारे के लिए
खेती करता है, हमारी भैंस हमको दूध देती है, हम उसको प्यार करते थे, और जब उसको प्यार करते थे तो वो ज़्यादा दूध देती थी। आई सॉ ऑल दिस ग्रोइंग अप, एंड मैंने सोचा कि मेरी बिजनेस स्कूल तो यहाँ से ही शुरू हुई है। जीवन में जो मैं लोगों को भी ऐसा प्यार दूंगा तो वो मेरे को आउटपुट देंगे। वाव। हाँ, सो दैट इज़ माई बिजनेस स्कूल। तो मैंने फॉर्मल स्कूल शुरू किया, उसके पहले तो मेरी MBA हो गई, मैनोबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरी बाका नाम था मैनोबा। मैनो। तो उसका वो तरीका था भैंस को ट्रीट करने का, राइट। लोगों को ट्रीट करने का। जब मैं छोटा था तो हमारा दररोज खाना खिचड़ी था रात को, और कभी कभी सब्जी मिलती थी, जी। और हमको घी या दूध दोनों में से एक ही चॉइस मिलती थी, दो नहीं मिल सकते थे क्योंकि है ही नहीं। लेकिन थे हम सुखी, आनंद में रहते थे। सो मैंने एक बात सीखी है कि जब आदमी आनंद में रहता है ना तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ऊंचा जाता है। ओके। तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, स्कूल में भी परफॉर्मेंस, जो भी मैं करता था उसमें परफॉर्मेंस में नंबर 1 उतरता था, क्योंकि मैं आई वॉज अ हैप्पी बॉय, एंड आई एम अ हैप्पी एडल्ट, एंड आई एम अ हैप्पी ओल्ड मैन टुडे। सो मेरा परफॉर्मेंस का कारण यह है कि बिकॉज आई एम हैप्पी, राइट। and today I am running university and I want to keep my children happy. मैं उनको बोलता हूँ कि आपको 2 चीज़ करने की है, remain happy, spread happiness and try to be a good person. सो ट्रू। अब डेफिनेशन गुड पर्सन का आपको पता है सबको, मुझे तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट। तो फिर मैं ऐसे बड़ा हो रहा था, बहुत मज़ा आती थी, छोटे थे, खेलते थे गांव में, हमारे पास चप्पल नहीं थे, 12 साल 13 साल हुआ, पग में कोई नहीं था, लेकिन मेरे सभी मित्रों के भी चप्पल नहीं थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं डिप्राइव हूँ। राइट। किसी के पास चप्पल नहीं है तो ठीक है, हम सब एक ही बोट में हैं। तो हम आजकल समाज में जो आप कर रहे हैं वो बॉडी माइंड वेलनेस जी। का प्रोग्राम, हमारे को वो क्वेश्चन ही नहीं था, हमारा माइंड वेल ही था। वो टाइम में हमारे भाई सर की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो जो ग्रुप में रहते थे, हाँ, साथ ग्रुप में रहते थे, प्यार से रहते थे, Yes. प्यार बांटते थे। हम दुखी क्यों होते हैं? हम दूसरों की चिंता करते हैं। अरे भाई, आपकी चिंता करो कि आपको सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको सुखी करने के लिए आप दुनिया को सुखी कर दो तो आप सुखी हो जाओगे। सही बात है। अगर आपके आसपास खुशी लोग हैं तो आप अपने आप खुश होंगे। हाँ, वो आपके एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। खुशी खुशी है, राइट में देखो खुशी है, लेफ्ट में देखो खुशी है, सामने देखो खुशी है। हाँ, मैं तो दादी का नाम मंजू है, मैं तो उसको खुशी करके बुलाता हूँ समटाइम, खुशी यहाँ पे बैठो, खुशी अच्छा। यहाँ पे बैठो, मेरी खुशी बगल में रखता हूँ। कभी दादी पूछती नहीं है कि खुशी कौन है ये मुझे? बोलती नहीं, भाई तू ही खुशी है और तू ही मंजू है, एक ही है। हाँ, तो खुशी को बाजू में रखो, और जो भी नाम है ठीक है, लेकिन वो बोलता हूँ कि खुशी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो गम्मत में मैं बोलता हूँ, हमारे अमेरिका में गम्मत कर सकते हैं, भारत में तो ऐसी गम्मत भी नहीं कर सकते हैं, राइट राइट। क्योंकि लोग उसके गलत कर देते हैं, Yeah. बात में गलत कर देते हैं। अरे भाई, यस, खुशी होने का है, दुखी क्यों होते हो? सही बात है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड खुशी होगी तो भी आप खुश होना चाहिए। हाँ? ब्यूटीफुल। तो फिर मैं छोटा था तो मैं ऑलवेज आई वॉज एनकरेज, माई फादर यूज टू टेल मी व्हेन आई वॉज लिटल कि मगज से ज़्यादा सोच, समझ, बात को समझ, ऐसे बोलते थे। तो मैं सोचता था कि मैं इतना तो सोचता हूँ, फिर भी मुझे सोचना क्या सोचना है। तो हमारी बॉडी में कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। जी। लॉन्ग टाइम एगो जितेंद्र हटिया जी अमेरिका आए थे और उन्होंने एक लेक्चर दिया था, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा पढ़ाई की, जी। तो मुझे ज़्यादा समझ आई कि भाई
ये सबकॉन्शियस माइंड तो भगवान ने नहीं दिया है, वो क्रिएशन वॉज आवर ओन क्रिएशन. व्हेन वी वर बोर्न वी हैव बीन प्रोग्राम्ड ऑल आवर लाइफ एंड दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड. बट द कॉन्शियस माइंड इज भगवान ने दिया है, उससे विचार करने का है. जी. विचार करने से आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप नई नई तरकीबें ढूंढ सकते हो. क्रिटिकल थिंकिंग की जा सकती क्रिटिकल थिंकिंग हो यहाँ से आता है. यस. क्रिटिकल थिंकिंग सबकॉन्शियस माइंड से नहीं आता. राइट. सबकॉन्शियस माइंड तो वही करता है जो ऐड सब्ट्रैक्ट करता है, बात पहले क्या हुआ था तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने से ऐसा होता है. वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जी. वो रियल इंटेलिजेंस नहीं है. रियल इंटेलिजेंस तो हमारा कॉन्शियस माइंड है. जी. जी. और रियल लाइफ में हम 10% कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं. यस. यस. और 90% ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड काम कर देता है. ट्रू. उसको उल्टा कर दो. सबकॉन्शियस माइंड की जरूरत है तो ठीक है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को ऑलवेज कीप इन द गियर. राइट. सो वही हमको पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में. आजकल मैं बच्चों को वो बोलता हूँ कि हमको 2 चीज़ करनी है, अच्छा आदमी बनो और क्रिटिकल थिंकिंग. राइट. कॉन्शियस माइंड को हमेशा एंगेज रखो. कीप थिंकिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चन व्हाई एंड व्हाई नॉट. राइट. वो बढ़िया डिफरेंस है बिटवीन अमेरिका में और इंडिया में. मैं अमेरिका में पीछे 60 साल से मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ का जरा ज़्यादा ख्याल है. इंडिया में छोटे बच्चे कुछ तूफान करते हैं तो डैडी मम्मी बोलते हैं नहीं गिर जाएगा, लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा. अमेरिका में ऐसा नहीं करते, करने देते हैं. और फिर वो गिरेगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, और गिरेगा तो सीखेगा. वो गिरेगा तो उठ सकेगा ना. राइट. उठेगा कैसे? नहीं गिरेगा तो उठेगा कैसे? सही बात है. जीवन में मैं वो लोग कभी निराश हो जाते हैं, कभी उनको सफलता नहीं मिलती, बोलते हैं कि मुझे सफलता नहीं. अरे तुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन तुझे एक्सपीरियंस कितना मिला? राइट. वो सफलता का बेस है. तो दादा इस एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है कि आप यहाँ से फिर ये गांव से आपकी जर्नी आगे बढ़ी और आप अमेरिका पहुँचे, तो शुरुआती दिनों में जो आपका स्ट्रगल रहा, तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे, अगर उसमें से कुछ लेसन आप शेयर कर सकें तो. आई वॉज अ क्रिटिकल थिंकर एंड आई वॉज अ आउट ऑफ बॉक्स थिंकर. जी. तो मैंने हाई स्कूल पास कर दिया, तब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था. Okay. एवरी डे आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में लोगों के फोटो आती थी कि फलाना अमेरिका गया, फलाना जर्मनी गया. तो मैंने सोचा कि ये मुझे भी हो सकता है. हाँ. मेरा भी न्यूज़पेपर में फोटो आ सकता है. तो मुझे जल्दी ही जल्दी करना है. वैसे तो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन करके जाते थे, लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है. और हमारे गांव में तो मेरी शादी हो गई. मैं 18 साल का था और शादी हो गई. 19 साल का था, मेरी हाई स्कूल ख़त्म हुई और दादी प्रेग्नेंट हो गई. तो मैंने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. अभी तो मुझे पढ़ना है, मेरी अभी एक बच्चा होगा, फिर बाद में और बच्चा होगा, फिर तो मुझे खेती करनी पड़ेगी और कुछ यहाँ कुछ बिजनेस करना पड़ेगा. लेकिन मैंने सोचा है कि अमेरिका तो स्वर्ग है, वहाँ जाना चाहिए, तो मुझे देखना चाहिए स्वर्ग कैसा होता है. तो फिर मैंने वो काम शुरू कर दिया कि मुझे अमेरिका ही जाना है, कुछ भी होगा. तो मैंने अप्लाई किया और मुझे वीज़ा मिल गया, एडमिशन मिल गया और थोड़ा सा स्कॉलरशिप मिल गई. 2-3 बड़े बड़े आदमी थे वो ज़माने में, वो फिलांथ्रोपिस्ट थे. उन्होंने मुझे थोड़े 5,000 रुपीज़ दिए, एक बड़ी कंपनी कलकत्ता से. अच्छा. साहू फिलांथ्रोपिस्ट. ओके. फिर मैंने बहुत साल बाद उसको वापस दे दिए, डॉलर में दिए मैंने. अच्छा. मैंने $5,000 दिए, उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए. अरे वाह. तो फिर एनीवे, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी दैट टाइम फॉर मी. तो मैं अमेरिका चला गया. मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा. मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गया था और मैंने यूनिवर्सिटी बदली.
और ये जर्नी में पहले तो फैमिली मुझे नहीं जाने देती थी। मम्मी रोने लगी, बोली ये तेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तुझे पता है मूर्ख, तू क्या कर रहा है? मैंने बोला मुझे पता है। वो बोली आज तू नहीं जा सका, आज उसी की न्यूम है वहाँ पे, वो अच्छा चौगड़िया नहीं है। तो मैंने बोला कि वो कुछ अच्छा चौगड़िया होगा है बिटवीन, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और भी बोले कि तू आज साउथ में नॉर्थ में नहीं जा सकता, वो तो नॉर्थ में जाना पड़ता है सिद्धपुर जाने के लिए। तो मैंने बोला थोड़े पगले मैं साउथ में जाऊंगा फिर नॉर्थ में जाऊंगा। और वो उनको पता चल गया कि मैं मानने वाला नहीं होता। और 65 सितंबर में एक वहाँ वो टाइम में भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। जी। तो मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी महसाना अहमदाबाद से, और ट्रेन में भी ब्लैकआउट था। ओके। और मैं सारी रात ट्रेन में बैठा था, मेरी बैग नीचे रख के मैं बैग के ऊपर रखा था, और अंधेरा ही अंधेरा था। जी। और मैं सोचने लगा कि साला मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है, मुझे पता नहीं मैं क्या पढ़ूँगा, और यहाँ पे वॉर चल रहा है और वॉर बढ़ेगा तो क्या होगा मेरा। वो थोड़ा मैं सोचने लगा ट्रेन में, और मैं रो पड़ा। लेकिन टाइम तो चलता ही रहता है। सुबह आ गई, मुंबई आ गया, जी। और जो करना पड़ता है वो तो करना पड़ता है। राइट। भगवान ने गीता में किया है तो वो तो करना ही पड़ेगा तुझे, वो तेरा कर्म है। तो वैसे करके मैं प्लेन में बैठ गया, मैं आयोवा चला गया, वहाँ मैंने केमिकल इंजीनियरिंग शुरू किया। फिर 3 महीने के बाद वहाँ बहुत ठंड थी, तो मैं कैलिफोर्निया चला गया। तो ओके। कैलिफोर्निया में एडमिशन लेने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में गया, तो उन्होंने बोला कि भाई केमिकल में जगह नहीं है। तो वहाँ पे मैं रो पड़ा, क्योंकि मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, और फीस के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर वो साहब की सेक्रेटरी वहाँ पे खड़ी थी, तो वो छोटे बच्चे को ऐसे देख के वो बोली, साहब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो रहा है, उसमें जगह है। ओके। तो मैंने बोला साहब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन दे दो, मैं पढ़ लूँगा। तो वो साहब हंस पड़े, तू भारत से इतनी दूर क्या पढ़ने आया है, वो भी तुझे पता नहीं है, तू जीवन में क्या करने वाला है। तो मैंने बोला साहब मैं इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने वाला हूँ। तो वो ज़्यादा हंसने लगे, वो अभी तो तूने इलेक्ट्रॉनिक सुना है पहली बार। मैंने बोला मैं पढ़ लूँगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक में एडमिशन ले लिया, और मैं पढ़ने लगा। वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक एकदम माफक आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो विधि थी ना, चिट्ठी पे लिखा था ना, उसने लिखा होगा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने का है। सो ट्रू। और बाद में तो वो साहब मुझे मिलते थे जब एडमिशन वाले, तो जब कैंपस में मुझे मिलते थे, मुझे देख के वो हंस पड़ते थे कि तेरा इलेक्ट्रॉनिक कैसा चल रहा है। मैंने बोला साहब आप मानो या ना मानो, बढ़िया चल रहा है, और मैं आपका शुक्रिया मानता हूँ कि मुझे केमिकल में नहीं दिया। फिर 4 साल के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक पढ़ लिया, और वो टाइम में वियतनाम का वॉर चल रहा था, तो मुझे जॉब अमेरिका की बढ़िया डिफेंस कंपनी में लॉकहीड में मिल गई। दादी को बुलाया, और फिर 2-3 जॉब की। मैं अमेरिका की एक बढ़िया कंपनी इलेक्ट्रॉनिक की कंप्यूटर की कंपनी में जॉब कर रहा था। वॉज द सेकंड लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी बरोस। और मैं मेरे बॉस का फेवरेट इंजीनियर था। उसके नीचे 25 इंजीनियर थे, लेकिन मैं उसका फेवरेट इंजीनियर था, तो मुझे वो साथ में ही रखते थे। जी। फिर एक दफ़ा मैंने लंच में बोला मेरे बॉस को कि ये जॉब तो ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो बिजनेस करना है। तो बोला कि तू मूर्ख है। मैंने बोला क्यों? कि तू अभी छोटा है, अभी गंवार है,
बिजनेस करना कोई आसान चीज़ नहीं है। सही बात है। मैंने ट्राई किया है और मैं फेल हो गया हूँ। तो फेल होगा तो क्या करेगा? तो मैंने बोला साहब देखो, मैं तो इंडिया से आया हूँ, मेरे फादर के पास थोड़ी ज़मीन है, अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं वापस जाके खेती भी कर सकता हूँ, तो मुझे तो कुछ लॉस नहीं होगा इतना। तो बोला कि ये तो समझ नहीं रहा है, मेरी बात ही नहीं समझता है, ये तो जिद। ज़्यादा बुद्धू है। सही बात है। मैं बोला मुझे बुद्धू है नहीं है, मुझे तो करना ही है। फिर 2-3 दिन के बाद वो बोले कि चल तू बुद्धू है लेकिन तेरा माइंड बदलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं तेरा पार्टनर हो सकता हूँ। मैंने बोला साहब वो तो 16 में सुहागा हो गया, चलो हम साथ में करते हैं। तो हमने साथ में बिजनेस किया। ये जॉब कितने साल की थी दादा आपने, जब ये जो जॉब वाला मेरी पीरियड एज- था? मेरी एज थी करीब 28 साल, 27-28 साल। और कितने साल आपने जॉब करी थी लगभग? हाउ हाँ, मेनी मैंने इयर्स? 5-6 साल जॉब की 5-6 थी। साल आपने जॉब तीन की थी? कंपनियों में जॉब की थी 3 मैंने। ओके। हाँ, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। लेकिन मेरे दोस्तों को, मेरे बॉस को, इवन दादी को इतना भरोसा नहीं था। हाँ। तो दादी मुझे बोलती थी कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं, जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो वो भी बोलती थी कि मैं थोड़ा सा मगज से गवार हूँ, लेकिन वो हमेशा, दादी हमेशा साथ बहुत देती। ठीक है करना है तो मैं भी जाऊँगी आपके साथ 12-12 बजे तक और हेल्प करूँगी। फिर मैंने बिजनेस गराज में शुरू किया, मेरे घर में, किचन में। और कभी कभी तो मैं 12-1 बजे तक काम करता था। और पहले 2 साल तो कुछ बिजनेस आता नहीं था। तो वो बोलने लगी कि आप कहाँ तक करेंगे? तो मैंने बोला मुझे आनंद आता है इसमें, मैं जब मग्न रहता हूँ पावर सप्लाई में, क्योंकि मुझे आनंद आता है। अभी पैसे मेरे ना मिले लेकिन मुझे आनंद तो ज़रूर आता है। तो मैंने अच्छा सा पावर सप्लाई डिज़ाइन किया, बाज़ार में रखा, तो 2-3 कंपनियों को उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा। ओके। उसकी रिलायबिलिटी एकदम बढ़ गई। जो कंप्यूटर जब पावर सप्लाई डाउन होता है तो सारा कंप्यूटर बंद हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा रोबस्ट पावर सप्लाई डिज़ाइन किया कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने मुझे ऑर्डर दे दिए। वाव। तो मुझे बस इतना बिजनेस आया, इतना बिजनेस आया कि मैंने टेक्निकल लोग तो हायर कर दिए। मैंने 3 जगह जॉब की थी अमेरिका में। मेरे 3 अमेरिकन बॉस थे, उनको भी मैंने हायर कर दिए, वो भी मेरे लिए काम करने लगे। तो अमेरिका में क्या हो सकता है, जिसके लिए आप काम करते हैं वो बॉस आपके लिए सारी जिंदगी काम करते हैं। देखो ये कमाल की बात है, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि मैं तो तेरा बॉस था। ईगो आ जाता है। मेरे 3 बॉस थे और तीनों बॉस ने मेरे लिए काम किया। और जब बिजनेस बढ़ने लगा तो मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा कि साला मैं तो इतना होशियार नहीं हूँ, मेरी तो कोई इतनी औकात नहीं है। लेकिन कोई भगवान का प्लान ही होना चाहिए कि मेरी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, इतने, वो मेरी जो प्रोडक्ट थी वो यूनिक प्रोडक्ट थी, कस्टम प्रोडक्ट थी, तो उसकी प्राइस मैं नक्की करता था, कस्टमर नहीं करता था। राइट। तो मेरी कॉस्ट होती थी $1000, लेकिन मैं उसको 10,000 में बेचता था। वाव। बहुत सा प्रॉफिट था। तो इतना प्रॉफिट था तो मैं लोगों को जब नौकरी देता था, इंडिया से लोग आते थे तो उनको पता चल गया कि गणपत भाई एक है, वो सबको जॉब देता है। और उसको मैंने अच्छी तरह से रखता था। जब मेरी माँ मेरी भैंस को रखती थी ना, ऐसी तरह के मैं लोगों को ऐसे तरह के रखता था। उनका कोई भी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम में भी मैं इंटरेस्ट लेता था। जी। तो उन्होंने मेरे लिए उनकी जात दे दी। जब मैंने उनको प्यार दिया, उनका एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो उन्होंने मुझे बिजनेसमैन बना दिया, इंजीनियर से।
इतना प्यार इसीलिए मिला कि मैंने प्यार दिया, हाँ मैंने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया। ट्रू। सो सभी बिजनेसमैन को मैं ये कहता हूँ कि आप अपने कामदारों को, अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छी तरह से ट्रीट करो, वो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, आपको मिलियनर बनाएंगे, आपको आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड सॉल्व अदर पीपल्स प्रॉब्लम, राइट। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने मेरी लाइफ से ये सीखा, लाइफ अपनी अपनी लाइफ एक बड़ा ग्रंथ है, उसको ध्यान से पढ़ो और उसको समझो, तो आपको बाहर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ट्रू। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी, गणपति यूनिवर्सिटी चलती है, ये सब चलता है, और मेरे पास बहुत लोग आते हैं, एडवाइस के लिए आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये मुझे असाइनमेंट दिया है कि ये तेरे को करना पड़ेगा। जो कोई बॉस बोलता है ना कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे निकाल दूंगा। सो भगवान का ही कुछ ऐसा ही है, उनका असाइनमेंट है, उसको करना ही पड़ेगा। और मैंने पहले बोला कि कर्मणे वाधिकारस्ते, आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल देते हैं, और अच्छा करो अच्छा फल देते हैं, और अच्छा फल मिलेगा। और कुदरत में भी आप देखते हैं तो कुदरत में भी जब अच्छा बोते हैं तो अच्छा उगता है, कांटे बोएंगे तो कांटे उगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी हो तो आपकी नीति मति गति ऐसे चलती है। आपकी नीति से शुरू होती है, मति, एंड देन गति भी अच्छी चलेगी। आजकल बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं कि व्हाट इज योर इंटेंशन, राइट इंग्लिश में इंटेंशन कहते हैं। राइट। अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है तो मुझे पता नहीं कि भगवान कहाँ पे है, लेकिन भगवान को पता चल जाएगा कि आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है। और इनफैक्ट दादा, हमारे ब्रेन में ना एक सिस्टम होता है, इसे EDS कहते हैं, एनर्जी डिटेक्शन सिस्टम। तो ये भी, इसमें कैपेसिटी होती है लोगों की इंटेंशन को जज करने की। तो जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारा ब्रेन प्रोसेस कर रहा होता है कि हम जो बोल रहे हैं और उससे मैच करते हुए हमारे जो जेस्चर्स हैं या पोस्चर्स हैं, उनमें अगर इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाती है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उनमें एक रूपता अगर नहीं है, तो वो क्लियरली हमें ब्रेन उसे रिकग्नाइज कर पाता है, और रिकग्नाइज करके हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स क्रिएट करता है। जो हम कई बार कहते हैं किसी से मिलके एक नेगेटिव वाइब आ रही है, तो भगवान को तो पता चल ही जाता है। इवन हमारे खुद के ब्रेन को भी पता लगता है जब कोई इंसान इनकॉन्ग्रुएंट है और उसकी इंटेंशन अगर राइट नहीं है, तो सामने वाले को उसके भावों से, उसकी टोनैलिटी से, उसके माइक्रो एक्सप्रेशन से एक्चुअली सामने भी पता चल जाता है। सामने वाले को पता तुरंत ही चल जाता है कि ये हृदय से आता है कि मगज से आता है। हाँ मगज से आता है तो बोल देगा कि उसमें मुझे क्या फ़ायदा है, हृदय से आएगा तो दोनों का फ़ायदा देखेगा, सो ट्रू। सोसाइटी का फ़ायदा देखेगा, ऐसा अपना ही अपना नहीं देखेगा। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बात करता हूँ तो ऑटोमेटिक हृदय से ही चला निकलता जाता है है। सब और कुछ। मैंने यूनिवर्सिटी में भी बोला है सबको कि मेरी माँ वैसी थी कि संवेदना और करुणा ज़्यादा थी उसमें। वो लोगों का ज़्यादा सोचती थी, अपने का कम सोचती थी, लोगों का ज़्यादा। जब आप सोसाइटी को के लिए अच्छा सोचते हो तो सोसाइटी, सारी सोसाइटी आपके लिए अच्छा सोचेगी, तो आपका तो कितना हो जाएगा। 2000 स्टूडेंट के लिए मैं, 20,000 स्टूडेंट के लिए मैं अच्छा सोचता हूँ, और वो 20,000 थोड़ा अच्छा सोचेंगे मेरे लिए, तो मेरा तो कहाँ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वही हो रहा है। इसीलिए जो मेरा आनंद है वो उसका सबका एडिशन है। वो इंग्लिश में कहावत भी होती है ना दादा की, मनी मेक्स यू रिच बट ब्लेसिंग्स मेक्स यू फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, एब्सोल्युटली। ये भगवान ने जो क्रिएशन किया है, यूनिवर्सिटी और इतने स्टूडेंट, और मैं तो पहचानता हूँ नई
सबको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, लगता नहीं है, वैसे ऐसा फील ही होता है। सब दादा भी बोलते हैं और यहाँ मुझे सब दादा ही बोलते हैं। तो हमारा भी वो कर्तव्य है कि हम दादा की तरह सबका ख्याल रखें। हमारा जो गुणी गुरु है, जी। मुझे नाम बहुत अच्छा लगता है, गुरु गुणी ही होना चाहिए, और जो गुणी नहीं है उसको गुरु नहीं होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी सब गुरु हो जाते हैं, कोई भी भगवान भी हो जाते हैं आजकल। अरे ये बस सनातन सत्य को समझो, राइट। इसे हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा आदमी बनो, कोई नात जात कोई बात नहीं है, अमेरिकन हो, हिंदुस्तानी हो, इंडियन हो, अगर अच्छा आदमी तो अच्छा ही होता है। सो ट्रू। अमेरिका में भी मैं उसी बालकों को यही बोलता हूँ यूनिवर्सिटी में कि आप अच्छा आदमी पहले बनो, बाद में ग्रेजुएशन हो जाओ। तो हमने डिग्री भी वही दे दी है। हमारे गणपत यूनिवर्सिटी का नाम हमने गुनी रखा है, गुनी इसीलिए कि गणपत यूनिवर्सिटी, लेकिन वो खुदा का ऐसा कोई करामत है कि वो ऐसे बन गया कि गुनी हो गया तो गुणवान भी हो गया। यस। हाँ, और कोई भगवान ने मेरा नाम गणपति रखा है, गणपति रखा है तो फिर हमारा मैस्कॉट भी एलिफेंट होने वाला है। तो एलिफेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक वही है, वेजिटेरियन है, बड़ा है, समझू है, भावुक है। एलिफेंट जैसा कोई भावुक नहीं है, इतना बड़ा होने पर भी वो भावुक है। नहीं, वो तो एलिफेंट को भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बलवान है, उसको क्यों भावुक होना चाहिए। अब आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ का उपयोग आप दुनिया की भलाई के लिए करते हो तो अच्छी बात है। हाँ, तो वो एलिफेंट है। इसीलिए हमने सोचा है कि अगली साल हम वो हमारा मैस्कॉट गणपत यूनिवर्सिटी का गुणी नंबर 1, गुणवान नंबर 1 इज गोइंग टू बी एलिफेंट, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मैसेज इन देयर। वो हमारी ब्रांड होने वाली है। दादा, मैं जब से आपसे मिला तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी हैं, और बिजनेस में और सक्सेस में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया। तो एक चीज़ मैंने आपसे ली, वो स्पीड, जिस स्पीड में आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसका क्या सीक्रेट है आपका कि आप इतने फास्ट डिसीजन लेते हैं, इतना फास्ट आप एग्जीक्यूशन करते हैं? आई हैव 3 वंडरफुल डॉटर्स, 3 निकलियाँ हैं मेरी, और वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है, होशियार है। वो दादी पर गई है। अच्छा। वो 3 क्या बोलती है मुझे, आई एम अ 22nd डिसीजन मेकर। ओके। भगवान ने मुझे डिसीजन करने की इतनी क्षमता दी है कि मैं डिसीजन ले लेता हूँ। बाद में उसका रिजल्ट जो भी आए वो आ सकता है, लेकिन डिसीजन नहीं लेना वो मेरा स्वभाव नहीं है। जीवन में समस्या तो होती है जी। डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लम होंगे जी। लेकिन भगवान ने जो भी समस्याएं दी है वो सभी समस्याओं का समाधान भी दिया है। समाधान के लिए कुछ ऐसा वैसा करना पड़ता है, वो तो कर लेते हैं, लेकिन समाधान जरूर हो सकता है। इसीलिए डिसीजन लेने में तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। राइट। मैं देखता हूँ नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट लीडर है आजकल। राइट। उनसे एक सीखने की बात है कि वो डिसीजन कितने लेते हैं, कितने डिसीजन लेते होंगे। राइट। एवरी सेकंड डिसीजन ले, कई डिसीजन तो इतने पावरफुल, बड़े लेवल के डिसीजन, बड़े लेवल के डिसीजन। तो मैं सोचता हूँ कि वो इतने बड़े डिसीजन ले तो मुझे 21 सेकंड क्यों लेनी है। उनके पास तो 20 सेकंड भी नहीं होगी। और जब आदमी की तरक्की छोटे से बड़ी होती है ना, तब आपको आपका जो रूट्स है, आप कहाँ से आए हैं, वो बोलना नहीं चाहिए, वरना वो ईगो और एरोगेंस इंसान में आ जाती है। वो जब ईगो, वो बड़ापन आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
भगवान ने सभी लोग इक्वल बनाए हैं, सभी को कैपेबल है। आपका कोई नसीब है, कोई भगवान का प्लान है, इसीलिए आप प्रेसिडेंट हो और आपके पास ये है, ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, वो तो सब उसका प्लान है। और अगर मिल भी गया तो वो सब ख्याति, वो सब बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसके लिए काम नहीं करने का। राइट। काम तो इसीलिए करना है कि आप एंजॉय करते हो, वो राइट थिंग टू डू, समाज के लिए अच्छा है, तो आप एंजॉय करेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस एकदम बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करो। राइट। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप आनंद में होंगे तो आप दुनिया को आनंद दे सकते हो। आप खुशी में रहो, आप आनंद में रहो, आपका प्रगति हो। जब अगर प्यार भी देना है लोगों को तो आपके पास प्यार होना चाहिए। सही बात है। अगर आपके पास प्यार है ही नहीं तो आप कैसे देंगे? हमारे जब मीटिंग होती है यूनिवर्सिटी में ट्रस्टियों की, तो मैं बोलता हूँ कि आप सभी को बोलना है कि आप इंटेग्रिटी रखो, ऑनेस्टी रखो। इस अच्छे गुण आपको रखने हैं, देने के हैं स्टूडेंट को। ये देने के लिए आपके पास होने तो चाहिए ना। अगर आपके पास होते नहीं तो कैसे देंगे? नहीं तो फिर प्रवचन ही लगेगा वो। नहीं तो प्रवचन लगेगा। जो आप नहीं कर सकते वो आप किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले क्वालिटी खुद के अंदर नर्चर करें एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी उसको गुड़ एक्सप्रेस वाली करेगा। बात है ना, गुरु जी के पास गए थे, बच्चा गुड़ खाता था ज़्यादा, और फिर महाराज ने बोला कि नहीं, उसको 1 महीने के बाद ले आना। पर फिर वो मम्मी आई महीने के बाद, बोली कि आपने महीना क्यों लिया? तो बोले मैं भी पहले गुड़ खाता था। मैं कैसे बोल सकता हूँ उसको कि भाई कल से गुड़ नहीं खाने का है? राइट। तो ऐसी बात है, हमको एग्जाम्पल देने का है। और जब बच्चे आपको एक रोल मॉडल की तरफ देखते हैं तो आपका वो फर्ज बन जाता है, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये मुझे लोग बोलते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो आप, इतना क्यों करते हो? अभी तो 78 79 आपकी एज हो गई है, अभी आप एंजॉय करो। तो मैंने बोला वही तो मैं कर रहा हूँ, एंजॉय तो कर रहा हूँ यार, उससे ज़्यादा एंजॉयमेंट कहाँ मिलेगा मुझे? वो पढ़ाने में, बच्चों को देखने में, उसकी प्रगति देखने में जितना एंजॉयमेंट मिलता है उतना एंजॉयमेंट कहीं भी नहीं मिल सकता। लोग बोलते हैं कि इतना करोड़ क्यों दिया, इतना करोड़, आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा रिटर्न कहीं भी नहीं मिलेगा कि इतनी जिंदगियाँ बनेगी, इतने अच्छे इंजीनियर, अच्छे से डॉक्टर, इतना समाज का वो सबसे बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि यूनिवर्सिटी बन गई। और मैं उनका भविष्य देखता हूँ, वो कल के अच्छे नागरिक बनेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। तो लोगों को पता नहीं चलता कि एंजॉयमेंट क्या चीज़ है। ये एंजॉयमेंट है मेरे लिए, दादी के लिए भी एंजॉयमेंट। मेरी सारी फैमिली, मैं तो बहुत नसीबदार हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो दादा, ये जो आपने अमेरिका में जब पूरा अपना कंपनी बिल्ड कर रहे थे आप, फिर इंडिया में यूनिवर्सिटी भी आपने बिल्ड करी, तो इस दौरान आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे क्रिएट करते थे? बिकॉज काफ़ी मेहनत होती होगी आपकी, तो क्या रिश्तों पे उसका प्रभाव पड़ता था? उसको आप कैसे मैनेज करते थे? मुझे पता नहीं लोग कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मैं बहुत नसीबदार हूँ। जी दादी का सपोर्ट एकदम जबरदस्त। जी। मैं और दादी, हम 5 साल के थे तब से जानते हुए। अच्छा। हाँ, हमको पता था कि शादी होने वाली है। ऐसा अच्छा। नहीं था कि बचपन में शादी, लोग बोलते हैं नहीं, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज। जी, हमारा तो अरेंज भी था, लव भी था, दोनों साथ में था। हाँ। उसमें फर्क क्या है पता है आपको? अरेंज मैरिज, लव मैरिज में, जी लव मैरिज में
आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हो, अरेंज मैरिज में आप दूसरे की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करते हो। पता चला आपको? लेकिन मैं तो बहुत नसीबदार हूँ, आपने अपनी ही गर्लफ्रेंड से अपने शादी भी की। गर्लफ्रेंड से शादी हो गई, तो मैं वो सही भी बात है। एक नसीब वाली बात है। सही बात है। और मेरी बेटी अभी, मेरी सबसे बड़ी है ना, शी वॉज अ सेकंड मदर टू माई अदर टू डॉटर। माई अदर टू डॉटर समटाइम दे यूज्ड टू कम टू मी एंड कंप्लेन कि वो रीटा हमारी माँ नहीं है, लेकिन हमको हमारी माँ है ऐसे ट्रीट करती है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो हम बोलते थे कि बेटा ये तुम्हारी माँ ही है, ऐसा समझ लो, क्योंकि वो एज में थोड़ा डिफरेंस था। पहली बेबी यहाँ पे हुई थी, Right. बाद में मैं दादी से दूर था, तो दूसरी हुई, इतने में तो वो बड़ी हो गई। Right. तो ये कुछ कुदरत की करामत है। बैलेंस कैसे किया, ये बैलेंस भी कुदरत ने बनाई है, मैंने बैलेंस नहीं किया है। तो ऐसी जब जीवन में ऐसे वो दोनों बेटियों के बीच में, 3 बेटियों के बीच में एज का डिफरेंस होना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बाय गॉड। लेकिन हम क्रेडिट लेते हैं कि हमने मैनेज किया, मैंने Right. मैनेज किया, मैंने बैलेंस लाइफ मेरी मैनेज कर दी। अरे तूने क्या किया? तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो दादा, आपकी इस पूरी जर्नी में अगर जो लोग आज यंगस्टर जो अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहते हैं कि आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस खड़ा किया अमेरिका जा कर के, तो अपनी इस पूरी जर्नी में 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए, जो उसके अंदर कल्टीवेट करनी चाहिए, क्या आप बताएंगे? बिजनेस मैंने जो शुरू किया था इसीलिए किया था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक से प्यार था, पावर सप्लाई से मुझे पैशन था, वो मेरा पैशन था, पैसे के लिए नहीं किया था। जो भी करो जीवन में उसके साथ इतना अपना लगाव होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्यार उससे करो। लवली। Sometime Nati used to complain me, are you married to power supply or you are married to me? मुझे पता नहीं लगता। मैं उसको बोलता था कि she is my girlfriend and you are my wife. पावर सप्लाई मेरी गर्लफ्रेंड है और तू मेरी वाइफ है, उसे मैं शादी कभी नहीं करूँगा। जो कृष्णा का और राधा का प्रेम था ना, ऐसा मुझे पावर सप्लाई मेरा प्यार है। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। सो फर्स्ट दादा, आपने कहा कि एक पैशन और प्यार जिसे कहते हैं वो होना चाहिए, होना चाहिए। या सेकंड रूल? दूसरा, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस करो, आपको लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। राइट। तो आपका वर्ताव ऐसा होना चाहिए कि आप उनसे दिल से जुड़े रहो, दिमाग से नहीं। जरूरी है। उनका विश्वास जीतो और उनको विश्वास दिलाओ कि अगर आपका अच्छा होगा तो उनका भी अच्छा होगा। ट्रू। तो वो ऐसे सोचते लगे कि आपका ही अच्छा हो, तो उनका अच्छा ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हाँ, सो यू थिंक ऑफ अदर्स वेल बीइंग बिफोर यू थिंक ऑफ योर ओन। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे अकेले कोई करोड़पति हो जाना है। मेरे साथ जो भी लोग काम करते थे अमेरिका में, इंडियन, आज सभी के पास अपना अपना मकान है। क्या बात है। और कई लोग करोड़पति भी हो गए और मुझे बोलते हैं, मुझे क्रेडिट देते हैं, लेकिन मैं क्रेडिट सर्कमस्टेंसेस को देता हूँ कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए। वो मुझे क्रेडिट देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपके लिए हमारा घर हो गया। अरे तुम्हारे लिए तो मैं मिलियनर हो गया। मैं उनको ऐसे बोलता हूँ। रूल नंबर 3 इज, जो भी प्रोडक्ट है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ। आपकी एक्सपर्टीज जरूरी है। राइट। उसमें छोटी की छोटी चीज को आपको समझ होनी चाहिए, कॉपी नहीं करने की। नई चीज करो, कॉपी नहीं करने की। कॉपी से आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी भी कॉपी करो उसके इक्वल हो सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ओरिजिनल थिंकिंग करो।
इनोवेट करें. हाँ, इनोवेट करो. मैंने जो बिजनेस किया था तो मैंने इनोवेट किया था सो ट्रू. कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री में है और मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, जो किसी ने आज तक सॉल्व नहीं किया है. इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. क्या किया उसने? प्रॉब्लम सॉल्व किया. उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है. एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. सो मेनी बिग प्रॉब्लम्स सो मेनी बिग प्रॉब्लम. वो तो प्रॉब्लम सॉल्वर है. आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएंगे. सो ट्रू. That is very important. Is become a problem solver and encourage your mind to keep thinking. राइट. जरा तकलीफ पड़ती है सोचने में, लेकिन सोचना अच्छी बात है. क्रिटिकल थिंकिंग करते रहना बहुत जरूरी है. क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी. आउट ऑफ ब्यूटीफुल. बॉक्स थिंकिंग बहुत जरूरी है. और वही एनकरेज करने का यंग माइंड्स. कॉन्सेप्ट को समझो. साइंस तो साइंस है. साइंस बदलने वाला नहीं है. न्यूटन्स का लॉ न्यूटन्स के लिए नहीं था. उसने तो ढूंढ निकाला है. लेकिन Right. न्यूटन्स का लॉ तो पहले भी था, अभी भी है और होने वाला भी. साइंस बदलने वाला नहीं है. तो साइंस को समझो. सो बहुत ही अमेजिंग इंसाइट्स दादा आपने दिया. आई थिंक बहुत सारे लोग आज आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगे और बहुत सारे दर्शकों को एक फ़ायदा मिलेगा अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का. एंड नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर. तो आप तो स्पीड पर्सन है, तो नाउ वी विल फायर इन स्पीड. सो लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर विथ दादा. रेडी दादा? यस. हायर एनर्जी या फिर स्कल्पचर्स? हाई एनर्जी. कॉन्शियस लिविंग या मटेरियल सक्सेस, आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कॉन्शियस लिविंग डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन योर 80s लाइफ का सीक्रेट क्या है? स्टे हैप्पी. आपकी लाइफ के 3 सबसे इंस्पिरेशनल फिगर्स. माई मदर वॉज द नंबर 1. वाह. मदर taught me compassion, empathy, sympathy. संवेदना, करुणा बोलते हैं आप. जी. My mother taught me that. ब्यूटीफुल. When Dadi came in my life, Dadi made me a person who I am. वाह. Then I had a partner and a friend in America, my boss. His name was Ken King. He was the smartest person on earth. He used to tell me one line that I'd like to share today. जी. He used to say, Pat. They used to call me Pat in America. जी. Pat, think, what is your end game? Tal, आपकी end game क्या है? आपको कहाँ पे जाके ठहरना है? And so I am constantly thinking about my end game. And my end game should be that how I want to be remembered on this earth. वाह. ब्यूटीफुल. गांव में बचपन का सबसे प्यारा पल क्या है अभी भी मेमोरी में? मैं जब तालाब में नहाता था ना तो भैंस के पीछे उसके पूंछ पकड़ के तैरने जाता था. वो सबसे अच्छा प्यार. मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि लोगों को फॉलो करना चाहिए? योगा या मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, एनीथिंग दैट यू प्रैक्टिस? फाइंड योरसेल्फ. गणपत यूनिवर्सिटी का फ्यूचर विजन क्या है? बिल्ड बेस्ट वर्ल्ड सिटीजन्स. आप अगर एक ग्रैंड पार्टी करें और 3 हिस्टोरिकल फिगर्स को इनवाइट उसमें करना हो हिस्ट्री से, तो कौन होंगे? My mother I would invite for sure. She's not here, but I would invite. I would invite Narendra Modi ji. काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं आपके. और I will invite स्वामी सच्चिदानंद महाराज. पैसे का फिलोसफी, स्पेंड करो या सेव करो या इन्वेस्ट करो? इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. अब फिलेंथ्रफी का नेक्स्ट बिग स्टेप आपके लिए क्या है? आप उसको लेवरेज करो. मेक मोर फिलोथेरेपिस्ट. सो एक लास्ट मैसेज दादा, जाने से पहले एक लास्ट मैसेज दो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे. यस. Be a good इंसान, be a good citizen of the world. Treat others the way you want to be treated, like Gandhi ji has said. अच्छे इंसान होने के फायदे बहुत ज़्यादा है. और अगर आप मानो या ना मानो, लेकिन भगवान को
मैं तो ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा में मानता भी नहीं हूँ। दिया भी कभी वही जलाता हूँ जब दादी नहीं होती तो मैं करता हूँ। मुझे दादी को मैंने प्रॉमिस दिया है कि मैं तू नहीं हो तो मैं दिला जरूर करूँगा। लेकिन भगवान को मंदिर में क्यों रखो, दिल में ही रखो ना। जी। हाँ, भगवान को 24 घंटे आपके साथ रखो और ऐसे सोचो कि कुछ करने के पहले, कुछ बोलने के पहले मेरे बाजू में कृष्णा खड़ा है, ऐसा ही सोचो बस। दिस इज माई मैसेज टू एवरीबडी इज कीप गॉड विथ यू ऑल द टाइम, वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट। देयर इज ए स्पिरिचुअल थिंग कॉल्ड भगवान, बिकॉज भगवान है इसीलिए तो ये दुनिया सिस्टमेटिक चलती है। और मैं साइंटिस्ट हूँ तो साइंस में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन जब आपको साइंस एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है तब वहाँ से भगवान शुरू होता है। साइंस प्रगति करता है तो आप कैसा हो रहा है कि दुनिया में भगवान को आप कम 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 मानते जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो जरूर है, लेकिन आपका माइंड ज़्यादा काम करता है तो आप ज़्यादा नई चीज़ें खोज पाते हो और फिर बोलते हो कि हाँ भगवान नहीं है। अरे भगवान है, आपको भगवान नई सूझ देता है, इसीलिए आप नई नई चीज़ें ढूंढ निकालते हो। ऐसा लेकिन लोग ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि जहाँ पे साइंस ख़त्म होता है वहाँ से भगवान शुरू होता है। वो ठीक है, लेकिन भगवान तो पहले से ही है, आपको ज़्यादा सूझ देता है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि भगवान कम है। लेकिन भगवान कम नहीं है, भगवान कभी कम नहीं होने वाला है। तो भगवान के भरोसा जरूर रखो। ब्यूटीफुल।